हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आ जाओ। आपकी अपनी पूनम मैम की ओर से प्यारा प्यारा वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? जल्दी से आइए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और फटाफट क्लास को ज्वाइन करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सॉल्यूशन वाले चैप्टर का लेक्चर 3, राइट, जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्यूशन वाला चैप्टर। उसमें 3rd लेक्चर पर हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग कितनी रफ्तार से आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, राइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय बच्चास। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, रियली थैंक यू सो मच। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट, क्योंकि समय कम है और टॉपिक बहुत ज्यादा है। तो जल्दी से आइए फटाफट और क्लास को शेयर कर दो कि यस पूनम मैम आ चुके हैं क्लास में, जल्दी से। ओके जी, ओके, चलिए सभी बच्चे तैयार हैं आज की क्लास में? सभी बच्चे तैयार हैं? हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। अपने को बहुत ही आराम से अच्छे से टॉपिक को कवर करना है, राइट। आकाश, शिवानी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके जी, चले सभी बच्चे एक बार हार्ट भेज देंगे कि हम लोग मैम तैयार हैं, आप क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ओके जी, ओके, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। लॉन्गेस्ट टाइम वेटिंग यू मैम। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जल्दी से फटाफट आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके ओके ओके, सभी ने ज्वाइन कर लिया क्लास को? ओके, आप मेरे लिए ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, किस तरह हमें कवर करना है, वो सब आज के टॉपिक को कवर, पीछे के टॉपिक्स को कोरिलेट करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जो भी बच्चा आज इस क्लास में पहली बार आया है वो बच्चा YouTube पे जाकर डाउटनट साइंस क्लास 12th हिंदी मीडियम टाइप करेगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेक्चर्स, वीडियोस, गाइडेंस जो कुछ भी है वो सब आपको मिल सके बिना किसी रुकावट। डन? तो आपको देखो इस चैनल पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बहुत खुश हूं ये देखकर कि आपको एक ही जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश के भी चैप्टर्स, सिलेबस कवर करवाए जा रहे हैं। तो ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं आएगा। सो प्लीज ज्वाइन द क्लास और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल नाउ। डन? चलते हैं जी, आइए अब चलते हैं, शुरू करते हैं। अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले देखा हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इस चैप्टर में बेटा विलयन क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं पढ़ लिया है, राइट, यानी कि द्रवीय विलयन, ठोस विलयन और गैस विलयन। क्लियर? उनके एग्जाम्पल्स भी हमने डन किए। नाउ हम आगे बढ़े, हमने सांद्रताओं को भी पढ़ लिया, यानी कि हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने मोलरता, मोललता, ppm, मोल अंश को भी पढ़ लिया है। यस, हाँ या ना? जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं प्लीज मुझे बता दें हाँ या ना। यहां तक सबको समझ में आया हुआ है या नहीं? क्लियर है यहां तक? ओके, डन, वेरी गुड। चलिए बच्चों
आज हमारा टॉपिक होगा विलयता, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलयता किसे कहते हैं। डन, चले आइए जी। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका विलयता। हमने सॉल्यूशन पढ़ा, बच्चों ध्यान देना। हमने एक पात्र लिया, उसमें हमने देखा कि अपने पास क्या है, अपने पास विलायक है और अपने पास क्या है बेटा, विलायक है और क्या है राजा, अपने पास है विलायक और विलय। डन है, विलायक और क्या है बेटा, विलय है। ठीक है, विलय है। ठीक, विलायक हमने द्रव लिया और विलय हमने क्या ले लिया, ठोस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं। ठीक से बात समझ में आ गई होगी। यानी कि विलायक द्रव है तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, द्रवीय होगा। पर इस द्रवीय विलयन में विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। डन। जब ये ठोस, द्रव और गैस हैं, उस समय उनकी किसी भी द्रव पदार्थ में घुलने की क्षमता कैसी है। यानी कि अगर आप किसी पात्र में क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर क्या डाल रहे हो, या तो ठोस डाल रहे हो या फिर द्रव डाल रहे हो या फिर गैस डाल रहे हो, ये तीनों इसके अंदर किस तरह से घुल रहे हैं, इस घुलने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, उस विलयन की विलयता कहते हैं। किसी विलायक में विलय के घुलने की क्षमता क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। क्लियर है, क्लियर है सबका। एक बार थम्स अप प्लीज दिखा दें सभी बच्चे, यस और नो। क्लियर है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो विलयता क्या होती है बेटा, किसी द्रव विलायक में किसी ठोस, द्रव और गैस के घुलने की क्षमता क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। डन, क्लियर बेटा, क्या बात है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। सबको क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्लियर है मैम। सभी बच्चे लिख दें, क्लियर है मैम। सभी बच्चे लिख दें, डन। सभी बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चे लिख दो भाई। तो चले, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले द्रव का ठोस में विलयन। क्या पढ़ने वाले हैं, द्रवों में ठोस विलयन, यानी कि ठोसों का द्रव में घुलना, ठोसों का किस में घुलना, द्रव में घुलना। क्लियर बेटा जी, ओके डन। आइए जी, तो विलयता किसे कहते हैं, एक विलायक की निश्चित मात्रा में किसी भी विलय का घुलना उसकी विलयता कहलाती है। विलयता विलय और विलायक की प्रकृति तथा ताप और दाब पर निर्भर करती है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, विलयता विलय और विलायक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करती है, दाब पर भी निर्भर करती है। आप खुद सोचो, आपने एक पात्र में पानी लिया और उसके अंदर चीनी डाल दी चीनी। चीनी डालने के बाद, जैसे ही आपने चीनी को डाला, चीनी डालने के बाद आप क्या देखते हैं, क्या चीनी तुरंत घुल जाती है? जल्दी बताओ कमेंट्स में। पानी के अंदर चीनी डालने पर क्या चीनी तुरंत घुल जाती है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या तुरंत घुल जाएगी? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, तुरंत घुल जाएगी क्या?
नहीं, नहीं, तो हमें क्या करना होगा, उसको ताप देना होगा। ठीक है, ताप देना होगा तब वो उसके अंदर घुलेगी। क्लियर है? राइट, नहीं, नहीं घुलेगी क्योंकि वहां पर थोड़ा सा यदि हम उसे गर्म कर दें और वहीं पर यदि आप थोड़ा सा उसे गर्म कर दें तो क्या वो तुरंत घुल जाएगी? क्या वो तुरंत घुल जाएगी? बताओ जल्दी। क्या मैं उसे गर्म कर दूं और उसके बाद चीनी को डालूं, पानी को गर्म कर दूं, उसके बाद चीनी को डालूं, क्या वो तुरंत घुल जाएगी? टेल मी। एक ऋषभ नाम का बच्चा है बेटा, आप जो कह रहे हैं उसका आंसर आपको कॉल करके पूछ लेना है। पर अभी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि बच्चों को पढ़ने दो बेटा, डिस्टर्ब मत करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज नो डिस्टरबेंस। आपको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा रही हूं। देखो, पढ़ने के लिए कोई आपको जगह की जरूरत नहीं है। आपको हम YouTube पे फ्री पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा मौका कहाँ होगा। पलक तिवारी, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। ठीक है, ठीक है बेटे। कैसे नहीं कराया मई? मैंने द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशत और मोल अंश सब कुछ करा दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलें बेटा, सबको क्लियर है अब? हाँ हाँ किरण, बिल्कुल। चीनी को अगर जल्दी घोलना है तो क्या करेंगे? तो ताप देंगे ना। यानी ठोस की द्रव में विलयता ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, ठीक है बेटा। चले, जॉन चंद्रा, आपने लास्ट क्लास को ज्वाइन नहीं किया था मेरी, इस वजह से आप ये कह रहे हैं कि मैम ये टॉपिक नहीं हुआ है। लास्ट वन क्लास में मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है, सो प्लीज जाके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डन? नहीं नहीं, स्टार्टिंग कैसे बेटा, आज तो अपन थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट है? नहीं, फ्रेश क्लास है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है, मैं उसका बखूबी आंसर करूंगी। ओके, थैंक यू। बाकी जितने भी बच्चे रेगुलर मेरी क्लास ले रहे हैं ना, उन्हें पता है कि मैम ने एक एक पॉइंट पढ़ाया है भाई, मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। थैंक यू नीट लवर, थैंक यू बेटा। चले, डन। आ जाओ जी, अब आओ। उदाहरण है, 1000 ग्राम जल में चीनी की अधिकतम 25 ग्राम मात्रा घुल सकती है। चीनी की विलयता 1000 ग्राम जल में 25 ग्राम है। यानी कि कहने का एक छोटा सा तात्पर्य है। क्या तात्पर्य? ये है कि अगर कोई भी ठोस पदार्थ किसी में घुलता है तो अधिकतम घुलने की मात्रा ही उसकी विलयता कहलाती है। अधिकतम घुलने की क्षमता ही उसकी विलयता कहलाती है। क्लियर? डन? ओके जी। चलिए, अब चलूं आगे। एक बार सभी बच्चे हार्ट भेज देंगे कि यस मैम, हमें क्लियर हो चुका है, प्लीज। चलें, चलो जी, आ जाओ। आपको अब स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रहा है, हाँ या ना? हाँ, 1000 नहीं 100 ग्राम है मैम, 100 ही है। ठीक है, चलिए जी, चलिए, वेरी गुड। ऐसे मतलब हार्ट की एकदम लाइन लग जानी चाहिए, हैं कि मैम समझ में आ रहा है। आप तो इतने मतलब कि धीमे धीमे, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बोर तो नहीं हो रहे हो? मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
अरे मेरे गोपाला, दवाई लो बेटे। चलो भाई, सामने बोर्ड पर देखो, सामने आपको पानी दिखाई दे रहा है, उसमें नमक डाला जा रहा है, और नमक डालने के बाद आप देखो कि नमक के जो कण हैं वो जल के कण के चारों तरफ जुड़ रहे हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? प्रैक्टिकल हो रहा है भाई साहब। देखो सामने, ठोस की द्रव में कैसे घुलते हैं। हाँ या ना? दिख रहे हैं क्या? चलें तो देखो भाई, जब नमक को पानी में डाला जाता है तो नमक के जो कण हैं वो पानी के कण के साथ जुड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ठोसों की द्रव में विलयता कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोसों की द्रव में विलयता कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? तो एक बार लिख दो, यस मैम, क्लियर है। चले, डन, वेरी गुड। जितने भी, एक और रिक्वेस्ट, जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को, प्लीज लाइक कर दें और शेयर कर दें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, प्लीज क्लास को शेयर कर दें जितना हो सके, और लाइक करो फटाफट। जितने बच्चे देख रहे हो वो सभी लाइक कर दो। क्लास कैसे नहीं आ रही है बेटा? क्लास तो सबको मिल रही है। क्लियर है? ओके जी, डन। चलो आ जाओ। अब चलते हैं, स्क्रीन पर एक और चीज दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है भाई? पानी के अंदर अपन ने क्या डाला है? मिट्टी को डाला है। मिट्टी को डालने के बाद क्या वो पूरी तरह से उसमें घुल गई है क्या? हाँ या ना? जल्दी बताओ, यस और नो? हाँ या ना? ओके, चले तो देखो भाई, तो यहां पर यही तो बात है कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं, जैसे कि नमक पानी में घुल जाता है, क्या सभी ठोस पदार्थ पानी में घुलते हैं? नहीं, सभी ठोस पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे कि मिट्टी पानी में नहीं घुलती है तो ठोस, पर नहीं घुलती, पानी में नहीं घुलती है। राइट? हाँ या ना? तो चलें आगे। तो कहा गया है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं वो सभी पानी में नहीं घुलते हैं। राइट? तो सबसे पहला है, दिए गए द्रव में सभी ठोस नहीं घुलते हैं। जैसे चीनी और नमक पानी में घुल जाते हैं। चीनी और नमक देखा, पानी में घुल जाते हैं, बट लेकिन बेंजीन में नहीं घुलते हैं। राइट? नैफ्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में आसानी से घुल जाता है, जबकि जल में नहीं घुलता है। जल में नहीं घुलता है। मिट्टी के कण ठोस होते हुए भी पानी में नहीं घुलते हैं। क्यों भाई? क्यों नहीं होता है ऐसा कि सभी ठोस पानी में क्यों नहीं घुल रहे हैं? क्या कारण है? ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। इसका कारण है कि समान समान में घुलता है। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, एक बात बताओ, चलो, क्या आपको जैसे चुप रहना पसंद है, ज्यादा बातें करना पसंद नहीं, ठीक है? अब आपका कोई दोस्त है, बताओ आपका दोस्त कैसा होगा? आप चुप रहने वाले हो? आपका दोस्त कैसा होगा? जो चुप रहता है या जो ज्यादा बोलता है? कैसा होगा आपका दोस्त? जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ, आपका दोस्त कैसा होगा? आपके जैसा होगा या फिर आपका विपरीत होगा? जल्दी बताओ। जैसे आपको चुप रहना पसंद है, अब बताओ आपका दोस्त कैसा होगा? जो चुप रह रहा है वो या जो ज्यादा बोल रहा है वो? फटाफट बताओ जल्दी। अभी बताएंगे डेली कितनी बार पढ़ना चाहिए। राइट,
तो समान समान में घुलता है। तो कहा गया कि ध्रुवीय में ध्रुवीय घुलता है, जबकि अध्रुवीय में अध्रुवीय घुलता है, समान समान में घुलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं जैसे NaCl प्लस H2, राइट, तो यहां पर आप देखो सोडियम Na प्लस, सभी बच्चे ध्यान से देखना, समान समान में घुलता है, समान समान में घुलता है। जैसे Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। क्लियर है? यहां आ जाओ, सोडियम यहां पर प्लस है तो ये जुड़ेगा ऑक्सीजन, किसके साथ जुड़ेगा बेटा? ऑक्सीजन के साथ H, फिर ऑक्सीजन के साथ H, फिर ऑक्सीजन के साथ H और H। हाँ या ना? तो समान समान में घुलता है। क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आई है या नहीं, ये बताओ। हाँ या ना? यस, क्लियर है? चलें, तो ये देखा गया है कि समान समान में घुलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय में और अध्रुवीय अध्रुवीय में। फटाफट बताओ, नैफ्थलीन किसमें घुलेगा? नैफ्थलीन किसमें घुलेगा? जल्दी बताओ, बेंजीन में या वाटर में? गिव मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। बेंजीन, नैफ्थलीन बेंजीन में घुलेगा या पानी में? जल्दी बताओ बेटा सभी। अरे भाई क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो भी नहीं। पता है, अभी मैं, आप लोग तो 11th से 12th में आ गए हो ना। एक बात बोलूं, अभी मैंने 11th के बच्चों को क्लास लिया था, जो 10th के बच्चे 11th में आए हैं, है ना। इतना जोश उन बच्चों में, मैं क्या बताऊं। वो तो 10th के बच्चे हैं ना, जिनका रिजल्ट भी अभी नहीं आया। वो बच्चे 11th में इतना जोश से पढ़ रहे हैं, पता है। आपकी संख्या तो कुछ नहीं है, वहां पर 700-800 प्लस लाइव वॉचिंग चलती है। 11th क्लास की बात कर रही हूँ, जो 10th के बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं हमसे, है ना। और आप बच्चे जिनको वास्तव में सीरियस होना चाहिए, आपको भी नीट और जेई देना है। 12th के बाद कुछ नहीं है। अगर नीट एक बार में क्रैक हो गई, दैट्स गुड। अगर नहीं हुई तो घर वाले ही कह देंगे, भाया रहने दे, तेरे बस की नहीं है। हाँ या ना? राइट? तो इसीलिए मैं कह रही हूं, तुम लोगों में जोश कम क्यों है भाई? तुम में जोश ज्यादा होना चाहिए। वहां पर सारे बच्चे केवल पढ़ रहे थे, पता है। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था उन लोगों को देखकर, रियली मेरे को ऐसा लगता है कि सच में जो 10th से 11th में आ रहे हैं उनमें ज्यादा जोश है। पर आप लोगों का जोश तो नील है भाई, केवल बातें कर रहे हैं, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं करना लाइफ में, कुछ नहीं करना। क्या कुछ नहीं करना? ऐसा ही तो है, तभी तो पढ़ नहीं रहे हो। मैंने क्वेश्चन पूछा कि बेटा बेंजीन, नैफ्थलीन बेंजीन में घुलेगा या वाटर में? एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, और सब फालतू लगे हुए हैं। तेरा नाम क्या है, तू कहां से है, तू मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती, तेरी आईडी क्या है। अरे ये जीवन में बहुत मिल जाएंगे ऐसे इधर उधर के लोग जो है ना, वो खूब मिल जाएंगे। नहीं मिलेगी तो पढ़ाई, नहीं मिलेगा तो समय, बस। समझ आ रही है? सही बात है। अब तुम अपने आप को यही देखते हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ। एक बच्चा कह रहा है, मैम सब डॉक्टर बन जाएंगे तो कूड़ा कौन उठाएगा? सही है सरकार, सही है बेटा, बढ़िया, तुम बढ़िया है, सही है, लगे रहो, तुम बढ़िया जा रहे हो, है ना।
तो बेंजीन किस में घुलेगा, सॉरी नैफ्थलीन किस में घुलेगा, बेंजीन में, वाटर में नहीं, बिकॉज नैफ्थलीन अध्रुवीय है, बेंजीन अध्रुवीय है। क्लियर, हाँ या ना? इसलिए मैं कह रही हूं तुम में जोश ज्यादा होना चाहिए। जब 10th का बच्चा 11th में इतना जोश दिखा रहा है पढ़ने में, तो तुम्हें तो ज्यादा जरूरत है, बिकॉज तुम्हारा तो ये बोर्ड है, तुम्हारे साथ तो ज्यादा मेहनत है। क्लियर, ओके डन, नो इश्यू बेटा। चलो भाई आ जाओ। तो समान समान में घुलता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। समान समान में घुलता है, डन, क्लियर है। आ जाओ जी आ जाओ। अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है विलीनीकरण क्या होता है। विलीनीकरण क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। जब कोई भी पदार्थ किसी में घुलता है तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। एक तो होता है विलीनीकरण, विलीनीकरण, और एक होता है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। बच्चों विलीनीकरण क्या होता है, ध्यान से देखो। चलें, वर्षा बेटा जो मैं पढ़ा रही हूं प्लीज पढ़ लो। कौन सी क्लास कहां क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, डजंट मैटर। जो पढ़ रहे हैं इस समय जो कर रहे हैं वो प्लीज पढ़ लो। चलें, तो विलीनीकरण क्या होता है बेटा। विलीनीकरण का मतलब होता है जब किसी पदार्थ में, जब किसी द्रव में कोई भी ठोस विलय, ठोस विलय पूरी तरह घुल जाता है, पूरी तरह घुल जाता है, घुल जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विलीनीकरण कहते हैं। जब किसी द्रव विलायक में, द्रव विलायक में ठोस विलय पूरी तरह घुल जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विलीनीकरण कहते हैं। सुप्रिया, पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। राजकुमार, प्यार से पढ़ो, सब समझ आएगा। विलीनीकरण मतलब डिसॉल्व, पूरी तरह से घुल जाना। डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन यानी कि पूरी तरह घुल जाना। ठीक, अगर कोई भी द्रव विलायक है उसमें ठोस पूरी तरह घुल गया है, उसे हम क्या कहेंगे, विलीनीकरण कहेंगे। ठीक बात, ठीक बात। एक निश्चित मात्रा तक पूरा कंफर्म, सबको क्लियर हुआ? हाँ, डन। अब आ जाओ, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। जब किसी भी विलायक में, जब किसी विलायक में द्रव को डाला जाता है, द्रव विलायक में ठोस को डाला जाता है, ठोस को डाला जाता है, तो वो एक निश्चित मात्रा में घुलता है, निश्चित मात्रा में घुलता है। और उसके बाद क्या करता है, विलायक के कणों को पृथक करना शुरू कर देता है। यानी कि जब किसी भी द्रव विलायक में ठोस को घुला जाता है तो एक निश्चित मात्रा के बाद विलय के कण, विलय के कण किसके साथ, विलायक के साथ जुड़कर अलग हो जाते हैं। विलायक के साथ जुड़कर क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़कर अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। चलें,
बात समझ आई या नहीं? चलें बेटा, बात सबको क्लियर हो गई? क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो बेटा, जल्दी से बताओ कि यस मैम क्लियर है। थैंक यू सो मच राजवीर। ठीक है, सबका क्लियर हो गया? हाँ, जिसे थोड़ा सा डाला जाता है और फिर उसके अंदर घुल जाता है, उसके बाद में अलग हो जाता है। डन, थैंक यू। चलो भैया आ जाओ। ओके, विलीनीकरण की परिभाषा थी, वो जा चुकी है। अब आता है क्रिस्टलीकरण। विलीनीकरण के क्रम में जब एक ठोस विलय को द्रवीय विलायक में डाला जाता है तो ठोस घुलने लगता है। विलय की सांद्रता बढ़ने पर वह विलय के कणों के साथ जुड़कर अलग हो जाता है। इस क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये आपके पास विलायक के कण हैं, ठीक है, ये विलायक और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? विलय डाल दिए, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे? विलय के कण और विलायक के कण क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं, हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्लियर बेटा? ओके, डन। आ जाओ जी। अब आता है द्रवीय विलयनों में घुलने से इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब आता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है बेटे? संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलय विलायक में एक निश्चित मात्रा में घुलता है, एक निश्चित मात्रा में घुलता है, मात्रा में घुलता है। उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। असंतृप्त में क्या होता है? विलय विलायक में अनिश्चित मात्रा में घुलता है, अनिश्चित मात्रा में घुलता है। हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? विलय में विलायक एक निश्चित मात्रा में घुलता है, दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर विलय विलायक में अनिश्चित मात्रा में घुल रहा है तो वो सैचुरेटेड नहीं है। क्लियर बेटा? क्लियर है? सबको बात समझ में आई या नहीं? सबको बात क्लियर हुई या नहीं? डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, तो संतृप्त विलयन एक निश्चित ताप पर अधिक मात्रा में नहीं घोली जा सकती है, निश्चित मात्रा में ही घोलेंगे। उसके बाद साथ गतिक साम्य होता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, यानी कि विलायक में विलय उतना ही घुलेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। जैसे कई बच्चे खाना खाते हैं, है ना? अब आप में से कई बच्चे, जैसे हम कहीं पर शादी में जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब मुझे याद आ गया है। हम कहीं शादी में जाते हैं तो अच्छी अच्छी मिठाई और पकवान होते हैं, तो हम वहां जाते तो हम सोचते हैं ये भी खा लें, वो भी खा लें, अब कल तो मिलेगा नहीं, आज खा लो जितना मिल रहा है, ये भी खा लो, वो भी खा लो। तो पेट में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? जो देखा वही रखा, जो देखा वही खाया, तो पेट में सॉल्यूशन कैसा बनेगा? असंतृप्त बनेगा, राइट। और वहीं पर मैं बात करूं, अगर
अपने को घर में खाना खाना है तो क्या होगा? भूख है उतनी खाओगे, बस पेट भर गया, खत्म, साइड में कर दो। हैं, किसी को लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी रख दे सामने तो फिर आप क्या करोगे? जितनी भूख है उतना ही खाकर साइड में हो जाओगे कि बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। होता है ना? हाँ, तो जब अपन शादियों में जाते हैं ना तो हमारा पेट में क्या सॉल्यूशन बनता है? अनसैचुरेटेड। और घर में जब कद्दू की सब्जी बनती है तो क्या सॉल्यूशन बनता है? सैचुरेटेड। राइट। मैम आज लौकी और कद्दू की ही सब्जी बनाए। मेरी माँ भी हर दूसरे दिन लौकी और कद्दू ही बनाती है, पूछो मत तू। मम्मियों की फेवरेट सब्जी है भाई लौकी और कद्दू। डन? क्लियर है? सबको समझ में आया? एक बार थम्स अप प्लीज। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? छोड़ो लौकी और कद्दू, हमें संतृप्त हो रहा है, संतृप्त समझ में आना चाहिए। चलिए जी, अब आता है संतृप्त विलयन। निश्चित ताप दाब पर विलय की अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। नोट्स तो दे ही रखे हैं भाई, कैसी बात कर रहे हो? आ जाओ। अब आओ भाई, सॉल्युबिलिटी पर ताप का प्रभाव कैसा है? सामान्यतः ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो प्रकार की होती है। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी हो सकती है। सामने ध्यान से देखो बच्चों, आप लोगों ने अभी होली गई है, घर में जो पुताई की जाती है वाइट कली जिसे हम बोलते हैं, उसको किस में रखते हैं? मटके में रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि यदि चूने को पानी में डालो तो पात्र गर्म हो जाता है। चूने को किस में डालो? चूने को पात्र में डालो, पानी के अंदर डालो तो वो पात्र ही गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? पात्र जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है भाई? इसका मतलब क्या है कि ऊष्मा, चूने को किस में डाला? पानी में डाला तो क्या हुआ? पात्र गर्म हो गया, पात्र गर्म हो गया। अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। राइट? हाँ या ना? अब आपने कॉपर सल्फेट CuSO4 को पानी में डाला तो ये उसके अंदर घुल नहीं रहा है। घुल नहीं रहा है तो हमने इसको ताप दिया और उसके बाद ये घुला तो क्या हो गया भाई? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी। अच्छा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी तो पता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को पता है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है, दिस इज एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी। और यदि ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्लियर? डन है? अब ध्यान से सुनो, ताप का प्रभाव क्या कहलाता है? अभी ताप का प्रभाव नहीं है बेटा। ताप का प्रभाव का मतलब होता है जब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और आपने ताप दिया तो क्या हुआ? क्या सॉल्यूशन घुल रहा है या अभिक्रिया आगे बढ़ रही है? हो सकता है अगर मैंने ताप दिया और क्या हुआ, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जा रही है, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। वहीं पर ऊष्माशोषी में क्या होता है? ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। क्लियर? हाँ या ना बेटा? बात समझ में आ गई सभी को? देखो ये सारे बच्चे बातें कर रहे हैं भाई साहब, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो यस मैम लिख दे। एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हैं?
सारे बच्चे बात करें, लड़के और लड़कियां सब एक जैसे हो गए तुम हैं। बेटा पढ़ लो, ये क्यूट लग रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये लव बर्ड्स तो तुम यहां बन रहे हो ना, इनका कुछ नहीं बटना है हैं। ये लव बर्ड्स बाद में बन लेना बेटा, सारी उम्र पड़ी है। जब नीट में, जेई में कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? फिर वो एक वो गाए है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बस यही गाना रहेगा फिर, है ना। जब तुम्हारे पास नीट क्रैक होगा, ना जेई क्रैक होगा, कुछ नहीं, तो फिर वही होगा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, जाओ ससुराल बेटा, है ना। जब नहीं पढ़ोगे तो और क्या होगा? यही होगा, है ना। मेरे पेरेंट्स भी हमें कहते थे कि पढ़ लो, नहीं तो शादी कर देंगे। अगर नहीं पढ़ना है तो शादी कर दो भाई, कौन ध्यान रखेगा? क्लियर? इसलिए कह रही हूं बेटा, पढ़ लोगे तो जीवन सुधर जाएगा, और नहीं पढ़ोगे तो जीवन में वही है, घसो बर्तन, है ना। ससुराल जाओ और सबके अंडर में काम करो, बढ़िया पढ़ाई करो, खुद की एक इमेज बनाओ। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो तुम, सबके सब बातें कर रहे हो, बस फुल ऑन बातें। हाँ वही कह रही हूं, लड़का लड़की एक समान, पर पढ़ तो लो। लड़का लड़की एक समान नालायक हो। चलो भाई, विलयता पर दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रव में विलयता को देखें, दाब का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि ठोसों में क्या नहीं पाया जाता बेटा? संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता, संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसलिए विलयता पर दाब का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। हाँ, अगर तुम हमसे पढ़ लोगे, टीचर से पढ़ करके निकलोगे, तो फिर तो हम यही गाएंगे, है ना, कि टीचर से पढ़ के निकलोगे तो तुझे सुखी आईआईटी या दिल्ली एम्स में एडमिशन मिलेगा भाई। हाँ चले, आ जाओ जी। अब आता है अगला टॉपिक, क्या भाई? गैस की सॉल्युबिलिटी, राइट? हाँ या ना? चले, तो व्हाट इज द गैस सॉल्युबिलिटी? किसी भी गैस की द्रव में विलयता क्या होती है? किसी भी गैस की द्रव में विलयता को हम कैसे समझ सकते हैं? राइट? क्लियर है? आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है, क्या मैम आपकी शादी हो गई है? इतना भयंकर प्रश्न जिसका आंसर मैडम नहीं दे पा रही है। हाँ, इतना भयंकर आंसर क्वेश्चन जिसका आंसर मैडम नहीं दे पा रही है, मैडम के मन पर पत्थर रख चुका है। हैं? बच्चा पूछ रहा है मैडम आपकी शादी हो रही है, क्या करोगे यार? सुहानी कह रही है मैम सॉरी। बेटा सॉरी नहीं चाहिए, तुम पढ़ाई करो, सॉरी का क्या करेंगे? राइट, एक बच्चे ने सही बोला। मैं कह रही हूं इस बच्चे को ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। ये कह रहा है कि मैडम आप फ्री में पढ़ा रहे हो ना, तो इस चीज की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। अगर वही पैसे देके पढ़े होते तो अभी तरसते होते कि मैडम क्लास ले लो, प्लीज मैडम हमारा सिलेबस करा दो। हाँ कि ना? सही है कि नहीं? सॉरी मैम फॉर लेट। अरे भाई सॉरी किस बात का है? चलो मैम यू आर इग्नोरिंग। नो नो, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। चलूं? मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। चलो आ जाओ।
तो गैस की विलयता। अच्छा आप बताओ जल्दी से, गैस की विलयता आज ही पढ़नी है कि कल पढ़ें? जल्दी बताओ, गैस की विलयता आज ही पढ़ानी है या कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? ओके ओके, यस मैम, ओके डन। तो अगली क्लास में पढ़ते हैं अगला टॉपिक, गैस की सॉल्युबिलिटी द्रव में। डन है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बराबर है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, कल पढ़ लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, फटाफट जल्दी से। और जितना मैंने पढ़ाया है, ठोसों की द्रव में विलयता सबको क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है? और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। क्वेश्चन जो आपको होमवर्क आईडीज दी जा रही हैं, होमवर्क जरूर करना। और जब अगली क्लास में मैं आऊं तो कोई डाउट हो तो जरूर 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 पूछना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।